बुलाना चाहूँगा राष्ट्रीय राजनीति हमारे हीरोज को सम्मानित करें। पिछला फंक्शन हमारा 2023 में हुआ था और उसी श्रृंखला में आज दूसरा फंक्शन हो रहा है। पर वो हमारे हीरोज इसलिए हैं कि जी, तो आज का ये सम्मान समारोह ये दर्शाता है कि जो लोग एंटी करप्शन में ये जो लड़ाई है करप्शन के विरुद्ध, इसके खिलाफ जो बड़ी भूमिका निभाते हैं, उनको सम्मानित करना और उनके बारे में हमें उनकी दिक्कतों को हल करना ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको हमने पिछले 2 वर्ष में महसूस किया और इसी के चलते ये पहल शुरू की कि हम उनको बीच बीच में बुलाएं, उनसे बात करें और उनकी दिक्कतें जो ट्रैप कराने के बाद, रेड कराने के बाद, जब अब करप्शन के केसेस करा देते हैं लोग, तो उसके बाद जो उनको समस्याएं आती हैं उनको हल करने का प्रयास करें। तो मैं मीडिया से भी ये अपील करना चाहूँगा कि हम अक्सर जब कोई भी केस देखते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, तो फोकस जो एक्यूज्ड पब्लिक सर्वेंट्स हैं उन पे चला जाता है। वास्तव में जो पीड़ित है वो हमारे कंप्लेनेंट्स हैं, उनका परिवार है जो त्रस्त होता है भ्रष्टाचार से, और जिस तरीके से उनसे एक्सटॉर्शन और पैसे की डिमांड की जाती है, तो जिस तरीके से उसमें करप्शन का उनके विरुद्ध काम किया जाता है और पैसे की डिमांड की जाती है, वो बहुत ही पीड़ादायक है। और उसके बारे में भी हमें कवरेज उसको भी मिलनी चाहिए और विक्टिम ओरिएंटेड रिपोर्टिंग भी हम कुछ करें, तो उससे एक बैलेंस भी आएगा और समाज को भी, आपके रीडर्स को भी और व्यूअर्स को उनकी जो दिक्कतें हैं उनके बारे में भी पता चलेगा। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इनमें से ज़्यादातर हमारे जो कंप्लेनेंट्स हैं वो हमारी हेल्पलाइन, जो विजिलेंस ब्यूरो की, एंटी करप्शन ब्यूरो की हेल्पलाइन है, उसके माध्यम से हमसे जुड़े। तो ये टोल फ्री नंबर हमारा बहुत इफ़ेक्टिव साबित हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, और मैं फिर से बताना चाहूँगा टोल फ्री नंबर वो 1800-180 2022, तो 2022 अंत में है और 1800 और 180 जो टोल फ्री नंबर्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और शॉर्ट कोड भी है 1064 तो इन दोनों ही नंबरों पर जब भी हम कोई भी व्यक्ति कॉल करता है तो हमारे यहाँ डेडिकेटेड टीम है जो उसको इन कॉल्स को सुनती है और उस पर कार्रवाई की जाती है। तो बहुत सारे लोग इनमें हमें टोल फ्री नंबर से हमसे जुड़े, उन्होंने अपनी दिक्कत बताई और उसके बाद वेरिफिकेशन की जाती है शिकायत की, और वेरीफाई होने के बाद जब ये बात समझ में आ जाती है कि ये डिमांड सच्ची है और किसी सरकारी काम के लिए की जा रही है, तो उस पर ट्रैप केस प्लान किया जाता है। तो इस वर्ष जो 2023 था, इसमें 152 ट्रैप केसेस एंटी करप्शन ब्यूरो ने किए पूरे वर्ष में, और इन 152 केसेस में करीब करीब 186 पब्लिक सर्वेंट्स गिरफ्तार हुए, जिनमें 30 गस्टेड रैंक के अधिकारी थे, 156 नॉन गस्टेड रैंक और 40 मिडलमैन जो दलाली का काम करते हैं लोग, इस प्रकार के व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। उससे पिछले वर्ष आपको ध्यान होगा कि ट्रैप केसेस भी काफ़ी बड़ी संख्या में किए गए थे, 170 के करीब ट्रैप केस 2022 में किए गए थे, 152 2023 में किए गए हैं, और लगभग आंकड़ा 16 भ्रष्ट व्यक्ति हर महीने गिरफ्तार किए जाते हैं पूरे प्रदेश में। और ट्रैप केसेस के अलावा पूरे वर्ष में 53 ऐसे केस दर्ज किए एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो जांच के आधार पर किए गए। एंटी करप्शन ब्यूरो समय समय पर सरकार के जो मिली हुई जांच हैं उनकी जांच करती है, और ये ब्यूरो जांच करने के बाद
उनमें अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज करके, और जब वहाँ से अप्रूवल आती है तो उसके आधार पर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर करती है। तो वो ऐसे 53 मुकदमे दर्ज किए गए वर्ष 2023 में। उनमें भी काफ़ी बड़ी तादाद में पब्लिक सर्वेंट्स और गस्टेड अफसरों के विरुद्ध। हाँ, ओके। तो काफ़ी बड़ी तादाद में पब्लिक सर्वेंट्स इन केसेस में भी इन्वॉल्व पाए गए हैं, जिनके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसका कोर्ट्स में चालान या जैसी भी सूरत होगी रिपोर्ट दी जाएगी। अगर हम पूरे वर्ष में विभागों की बात करें तो बहुत सारे विभागों के लोग इस वर्ष में एंटी करप्शन ब्यूरो के लेंस के नीचे आए और उनके विरुद्ध जांच की गई, मुकदमे किए गए, जिनमें बड़ी तादाद में पुलिस कर्मचारी, रेवेन्यू महकमे के कर्मचारी, पावर यूटिलिटीज़, फूड एंड सिविल सप्लाईज़, लोकल बॉडीज़, हेल्थ सर्विसेज, कॉर्पोरेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एक्साइज एंड टैक्सेशन, स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट एंड पंचायत, फॉरेस्ट, होम गार्ड्स, इरीगेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लैंड रिकॉर्ड्स एंड कंसोलिडेशन, प्रिजन्स और 14 अन्य विभाग ऐसे रहे जिनके कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध एंटी करप्शन ब्यूरो ने गत वर्ष एक्शन लिया। और स्पेसिफिक इंस्टेंसेस हैं जो आप समय समय पर हम आपके साथ शेयर करते हैं प्रेस नोट्स के माध्यम से, उनकी भी डिटेल आपको इस प्रेस नोट के जरिए उपलब्ध करा दी जाएगी। और जो ये हमारी मुहिम है, इसमें जो राज्य सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का एक जो पॉलिसी है, उसके तहत बहुत मेजर डिसीजंस लिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रिवॉल्विंग फंड की स्थापना की गई, जिससे जो लोग पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाते उनको पैसा देने का प्रावधान किया गया है। इसी तरीके से एंटी करप्शन ब्यूरो की जो संख्या, उसको करीब करीब 2 गुना से भी ज़्यादा कर दिया गया है। उसकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसमें 809 पदों का इजाफा किया गया। और एक बड़ा इनिशिएटिव रहा जिसमें ट्रैप केसेस के लिए प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट को राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया। और साथ ही साथ एक और दूसरे बड़े इनिशिएटिव में इंडिपेंडेंट विटनेस का पैनल बनाने का प्रावधान किया गया है, जिससे हमें हमारे जो अधिकारी हैं जिनको ट्रैप लगाने से पहले बिना समय व्यर्थ किए इंडिपेंडेंट विटनेस पैनल पर जो रखे गए हैं वो तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। और वहाँ से जो एक इन्फॉर्मेशन लीकेज की एक बड़ी संभावना बनी रहती थी और ऐसे केसेस भी आते थे, वो समाप्त हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी राहत मिली। और इन जो इनिशिएटिव्स हैं इनका डायरेक्ट हमारे काम पर प्रभाव आया और बेहतर हुआ काम। जैसा कि मैंने बताया, 205 केस कुल मिला करके जो हमारे गत वर्ष किए गए, 152 ट्रैप और 53 जो जांच के आधार पर, उनमें एक बड़ा रोल इन सुधारों का रहा। और एक और जो बड़ा एक नया काम कह सकते हैं, वो हमने पिछले वर्ष भी बात की थी कि जो टेंटेड पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो सरकारी धन का की एम्बेजलमेंट करके प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने का काम भी शुरू किया गया। और ऐसे 6 केसेस में हमने राज्य सरकार की अप्रूवल लेने के बाद अदालतों में इसमें हमने पिटीशन मूव कर दी हैं और एक में कोर्ट का फैसला भी आ गया है और प्रॉपर्टी अटैचमेंट जल्द की जाएगी और बाकी में भी एडवांस स्टेज पे है। तो प्रॉपर्टी अटैचमेंट का काम जो एक तरह से नया काम है और पीसी एक्ट के तहत जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है 1944 का, उसके तहत ये कार्य किया गया है। तो ये सभी काम हमारे इस वर्ष भी जारी रहेंगे। और जो फोकस हमने एक एंटी करप्शन का कंप्लीट होलिस्टिक व्यू लेने का जो हमने शुरू किया कि केवल निचले स्तर के अधिकारियों तक ही सीमित नहीं रहना है, हम जो भी इन्वॉल्व होगा,
चाहे वो हमारा अपना कोई अधिकारी कर्मचारी है या कोई जैसे अभी हुआ एंटी करप्शन ब्यूरो के भी कुछ अधिकारी बीच में आए और उनके विरुद्ध भी एक्शन लिया गया है। और अगर कोई भी किसी भी रैंक का अधिकारी होगा, राज्य सरकार की नीति है उसके तहत ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। तो इन शब्दों के साथ आप सभी का इस आज के इस समारोह में स्वागत। और यदि कोई प्रश्न है तो आप कृपया पूछ सकते हैं। जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस में हो चाहे सिविल में हो, उनको डाटा देना पड़ेगा कि उनके पास कितनी संपत्ति है। तो क्या ऐसी संपत्ति आपके साथ साझा की गई है? क्योंकि तभी उसका आकलन किया जाता है कि उसकी बेसिक कमाई क्या है और अवैध तरीके से कमाई की दौलत क्या है। तो इस तरह की क्या बता सकते हैं? ये जो प्रॉपर्टी रिटर्न की बात आप कर रहे हैं वो कंडक्ट रूल्स के तहत होता है और कंडक्ट रूल्स को इम्प्लीमेंट कराने की प्राइमरी जिम्मेदारी उस विभाग के अध्यक्ष और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी और सीनियर अधिकारियों पर रहती है। और आप सही कह रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी रिटर्न देनी होती है और वो सभी डिपार्टमेंट्स सुनिश्चित करते हैं कि उनके सभी कर्मचारी प्रॉपर्टी रिटर्न्स जमा कराएं। जो भी 4 लाख के करीब हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनको प्रॉपर्टी रिटर्न्स देनी होती हैं, पर वो सारी रिटर्न्स को एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं देखता है और वो संभव भी नहीं है। हाँ, जिनके विरुद्ध कोई शिकायत आती है तो वो एक क्योंकि ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज की तो सभी ऑनलाइन उपलब्ध हैं, तो उनको उस स्टेज पे देखा जा सकता है। हमारे पास मुकदमे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटिकल लोगों का भी कई बार केसेस आ जाते हैं। जैसा अभी एक आपने देखा, अभी एक सम्मानित किए गए हमारे कंप्लेनेंट, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे कैथल की किसी इलेक्टेड बॉडी के। और इसी प्रकार से हमारे यहाँ वो केसेस हैं जो अभी हाई कोर्ट से स्टे है, तो एक्स एमएलएज के विरुद्ध हैं, कुछ और भी जो हमने अभी पुरानी एचसीएस की भर्तियों में हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के पुराने जो चेयरमैन और मेंबर्स के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई, वो सभी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे। तो वो सब काम चलता रहता है। पब्लिक सर्वेंट जो भी होगा वो पीसी एक्ट के दायरे में आता है, और वो चाहे कोई लोक सेवक हो सरकारी साइड से या पॉलिटिकल साइड से। सर आपने सरकारी ड्यूटी हायर अफसरों उसमें जमीर आर्य और विजय रैया थे, तो क्या ऐसा हुआ कि वो दोबारा से ड्यूटी पे एकदम आ गए, इतनी जल्दी फेल हो गई? वो केस कमजोर था या रेड हैंडेड नहीं था, क्या मामला? हाँ, बेल जो है वो अदालतें करती हैं और अदालतें एक व्यू लेकर के करती हैं, बैलेंसिंग वो करती हैं ये इस आधार पर कि ट्रायल में समय लगेगा। और जहाँ तक उनको रीइंस्टेट करने की बात है, वो राज्य सरकार या कंसर्न विभाग वो सब कर्मचारियों के केस में अपने स्तर पर निर्णय लेते हैं। उसमें जो एंटी करप्शन ब्यूरो का उसमें रोल नहीं होता। तो ये सवाल आप संबंधित विभाग से पूछ सकते हैं। छोटे मुलाजिमों का भी उनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है। सस्पेंशन और रीइंस्टेटमेंट वो एंटी करप्शन ब्यूरो से नहीं होता। एंटी करप्शन ब्यूरो हम कार्रवाई करते हैं, अगर गिरफ्तारी की आवश्यकता होती है तो गिरफ्तार करते हैं और संबंधित विभाग को सूचना दे देते हैं, और उसके बाद हम कोर्ट में चार्जशीट डालते हैं। चार्जशीट डालने के बाद ट्रायल कराते हैं। तो ट्रायल तक का और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो काम एंटी करप्शन ब्यूरो करता है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे विभागीय कार्रवाई का काम संबंधित विभाग करता है। तो वो वही इसके बारे में आपको जवाब दे सकते हैं। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है। हमारे जो पैरवी है उसके जी हमारा जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है वो चाहे वो पुलिस के केसेस हों या एंटी करप्शन ब्यूरो के केस हों, उन सब की प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन विभाग की है, डायरेक्टरेट है, और उसमें हमारे बहुत काबिल प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो इसमें प्रोसिक्यूशन करते हैं। और एक राज्य सरकार की स्कीम है चिन्हित अपराध की, तो हमने एक और पहल की जिसमें जो महत्वपूर्ण केस एंटी करप्शन ब्यूरो के केसेस हैं उनको भी हमने चिन्हित अपराध की श्रेणी में डलवाया है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे पैरवी की जो क्वालिटी है वो बेहतर होगी, और जो पैरवी में हमारा स्टाफ एंटी करप्शन ब्यूरो का स्टाफ लगा हुआ है वो भी
उनको हम अलग से सम्मानित भी करते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी कराते हैं। और मैं ख़ास तौर पे कुछ ऐसे हमारे कर्मचारी हैं जो बहुत ही बेहतरीन उन्होंने काम किया है। एक हमारे कांस्टेबल हैं सुनील जींद में, उनकी जो पैरवी का स्तर है वो सबसे बेहतर है, तो उनको हमने एक फंक्शन करके गत वर्ष सम्मानित किया। और बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिनमें कंप्लेनेंट भी हॉस्टाइल हो गया, लेकिन उसमें पैरवी का स्तर उनका इतना अच्छा था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ मिलकर के उन्होंने काम किया और उनमें भी सज़ा कराई। तो ये बड़ा बेहतरीन काम था। के अंदर जो जवाब गया था कि कुछ या तो कुछ आंकड़े में देने में हमारी कोई कमी है, क्या हुआ उसमें 47% का आंकड़ा जो बीस साहब ने पढ़ा था विधानसभा में कि हमारी ये स्टडी है हमारी, और रेट है वो 47% ही रहा नहीं, सजा का। हाँ, ये एक उसकी कॉपी, क्या फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बताया था आप कॉपी देना उसके एक पेज की, मैं आपको उसकी डिटेल आ जाए फिर आपको देता हूँ। सम्मान समारोह से लेकर के अभी तक ऐसे कितने केस हैं जिनमें आप जो ऐसे सम्मानित किए जा रहे हैं, उन संबंधित केसों में जो आरोपी जो पब्लिक सर्वेंट है उनको कोर्ट द्वारा सजा दी गई, ऐसे कितने केस? सज़ा तो उसमें 2 वर्ष का समय लगता है, हमारे जो ट्रायल में समय लगता है। तो अभी जो हमारे जिन लोगों ने केस किए हैं वो अभी 6 महीने के ही हैं, तो अब इस स्टेज पे उनमें कुछ केसेस में चालान जा चुका है, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन में भी समय लगता है, तो अभी ट्रायल इन केसेस में शुरू नहीं हुआ। सर आपने जो पैनल बनाया है स्वतंत्र गवाह का, कोर्ट में क्या इसको चुनौती नहीं दी जाएगी कि सर ये पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, ऐसा संभव है? नहीं, पुलिस विभाग के लोग नहीं है वो। क्योंकि पैनल पुलिस विभाग द्वारा राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है, तो उनको एक नहीं, आपकी सूचना गलत है। वो इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं, गस्टेड अफसर हैं अलग अलग विभागों के, और ना पुलिस बनाती है ना हम उनको कोई लिस्ट देते हैं। तो अभी जो हमने 5 वर्ष की जो लास्ट ईयर हमने ये स्टडी की थी 22 में, और 2017 से लेके 2021 तक के सारे केसेस हमने लिए थे जो फैसला हुआ इन 5 वर्षों में, और कुल 261 केसों में फैसला हुआ अदालतों द्वारा, जिनमें 124 केसेस में कन्विक्शन हुई, और ये परसेंटेज 47.5% आती है। और इनमें इसके अलावा जो 21.83 केस यानी 57 ऐसे केस थे जिनमें कंप्लेनेंट हॉस्टाइल हो गए, सामाजिक दृष्टि से, दबाव की वजह से या जो भी वजह रही हो, जब तक ट्रायल शुरू हुआ वो उन्होंने अपने केस का समर्थन नहीं किया, अपनी कंप्लेंट को डिसऑन किया, और 21.83% ये केस निकले। कुछ 8.18 यानी 23 केस ऐसे थे जिनमें शेडो विटनेस हॉस्टाइल हो गया। जो शेडो विटनेस सरकारी कर्मचारी होता है, ये ग्रुप सी का, जो साथ जाता है, जो आजकल हमारा ये इंडिपेंडेंट गवाह के साथ हम उसी विभाग से एक शेडो विटनेस लेते हैं। तो वो ऐसे 23 लोग गिरफ्तार हुए, और 5 जो गस्टेड रैंक भी थे वो भी हॉस्टाइल हुए। ऐसे 28 केस थे कुल, करीब 10% से कुछ ज़्यादा जो सरकारी गवाहों के हॉस्टाइल होने की वजह से एक्विटल में चले गए। और जैसा कि मैंने आपको बताया 21.83% कंप्लेनेंट के हॉस्टाइल होने की वजह से, तो करीब 32% केस ऐसे थे जो गवाहों के मुकरने की वजह से एक्विटल में चले गए, जिस पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का बहुत नियंत्रण नहीं होता। तो अगर 47.50% और ये 32% मिलाएं तो लगभग 80% केस हो जाते हैं। और 4.25% ऐसे केस थे, यानी 11 केस, जिनमें एडवोकेट जनरल के ऑफिस से और सरकार के स्तर पर भी, ब्यूरो के स्तर पर भी ये निर्णय लिया गया, सब हर लेवल पे एग्जामिन करके, कि इनमें एक्विटल गलत हुआ, इसमें हमें अपील करनी है। तो 85% केस इस तरीके के कुल मिलाकर होते हैं। तो करीब 15% केस बचे हुए वो हैं जिनमें कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन की कमी रही। तो इसको हमने कवर करने के लिए उन सभी केसेस का अध्ययन किया, और उसमें हमने काफ़ी बेस्ट प्रैक्टिसेस ऐसी आइडेंटिफाई की पिछले 2 वर्ष में, और उनको हमने अब अपने भविष्य में जो भी केस हम करते हैं वो उनमें हमने ध्यान रखा है। और मुझे उम्मीद है कि जो अब जिस तरीके से एविडेंस हम इकट्ठी करते हैं, चाहे वो अप्रूवर बनाने का तरीका हो या हम ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, 164 की कोर्ट में स्टेटमेंट कराते हैं कंप्लेनेंट की और मुख्य जो हमारे गवाह हैं उनकी, अब ताकि वो मुकर ना सकें बाद में। और कंप्लेंट्स भी हम हैंड रिटन लेते हैं, टाइप नहीं लेते,
ताकि उसको डिसोन ना कर सकें वो। एंटी करप्शन ब्यूरो के एक कर्मचारी को आपने पकड़ा है, आपने बताया, ये सफलता माने या विफलता माने कि विभाग के कर्मचारी को भी विभाग का इसको हर चीज़ को सफलता और विफलता के आईने से नहीं देखना चाहिए, एक ड्यूटी के, एक कर्तव्य के संबंध में, उस परिप्रेक्ष्य में हमें देखना चाहिए कि एक कंप्लेंट आई, उस पर एक्शन लेना है, हमारी ड्यूटी हमने कर दी। विभाग का कर्मचारी विभाग से हाँ, तो अगर वो तो इंसान है, अगर गलती करेगा, और ये डेटरेंस के लिए होता है। हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है देश का, वो रेट्रीब्यूशन पर आधारित नहीं है, वो डेटरेंस का मॉडल है। यानी किसी व्यक्ति विशेष को सज़ा देने का उसका एम नहीं होता, वो है कि सज़ा दी जाती है इसलिए कि बाकी जो 99% लोग हैं वो सबक लें। तो पब्लिक सर्वेंट, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो का कर्मचारी हो, या किसी भी और विभाग का हो, या किसी भी स्तर का हो, उसके विरुद्ध एक्शन इसलिए नहीं लिया जाता कि उसको सज़ा देनी है, और बाकी लोगों को एक डेटरेंस क्रिएट करने के लिए ये सारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा पूरा, जो अदालतों का, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का, प्रोसिक्यूशन विभाग का एक सिस्टम बना है, वो इस मकसद के लिए बना है। ये सर एक विषय और है, जो इंक्वायरीज भी, केसेस के ट्रैप केसेस के अलावा इंक्वायरीज का जो है, ये सामान्य देखते हैं कि लंबी चल जाती है, और वो जिन लोगों के खिलाफ या कर्मचारियों के खिलाफ होती है, वो फंसे रहते हैं, उनकी प्रमोशन पे भी कई बार असर पड़ता है कि जी विजिलेंस है, क्लियरेंस नहीं है, विजिलेंस करनी है। ऐसी कितनी इंक्वायरी हैं जो 1 साल से ज़्यादा, जो 198 के आसपास मेरे पास जानकारी है सर, वो पेंडिंग है, तो इस पे ऊपर भी कोई ध्यान एसीपी का क्या इन ट्रैप जी, केसेस के अलावा? गत वर्ष हमने 82 ऐसी इंक्वायरियाँ कंप्लीट करके सरकार को भेजी, और आज से 2-2.5 साल पहले 300 से ज़्यादा इंक्वायरियाँ लंबित थी, जो अब संख्या 200 से कम आ गई है। पूरे वर्ष 23 की बात करें, 2023 की, तो 82 इंक्वायरियाँ पूरी करके उसमें हमने अपनी जांच रिपोर्ट दे दी है। इन 82 में 45 इंक्वायरियाँ ऐसी हैं जिनमें एक्शन रिकमेंड किया गया है लोक सेवकों के विरुद्ध और प्राइवेट लोगों के विरुद्ध, जिनमें 65 गस्टेड अधिकारी हैं, 69 नॉन गस्टेड अधिकारी हैं, और करीब 113 प्राइवेट लोग हैं। उनके विरुद्ध या तो क्रिमिनल केस या विभागीय कार्रवाई या दोनों, उनका रिकमेंडेशंस की गई हैं। और बची हुई 37 ऐसी इंक्वायरियाँ जांच थी हमारे पास, जिनमें आरोप सिद्ध नहीं हुए, तो हमने उनको बंद करने की रिकमेंडेशन करके सरकार को भेज दिया है। तो ये 82 और नई 31 दर्ज हुई इस पूरे वर्ष में। सरकार के जैसे हमारे पास रेफरेंसेस आते हैं, तो उनके आधार पर 31 नई इंक्वायरियाँ दर्ज हुई। तो ओवरऑल पेंडेंसी जो पिछले 3 साल में हम अगर देखें, तो लगभग 1/3 कम हो गई, और अब 200 से भी कम बची हैं। हमारा फोकस, जैसे ही अब हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी है, इन्वेस्टिगेटिंग अधिकारियों की संख्या हमने बढ़ा दी है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो पेंडिंग इंक्वायरियां हैं, ख़ासतौर पे वो इंक्वायरियां जो 1 वर्ष या उससे ज़्यादा लंबित हैं, उनको जल्दी पूरा कर लिया जाएगा, और उसकी रिपोर्ट हम दे देंगे। इसका एक कारण, बड़ा कारण, लंबे समय तक लंबित होने का जो कारण रहता है, वो होता है कि नॉन स्पेसिफिक एलिगेशंस। बहुत सारे विभाग जब इंक्वायरियाँ देते हैं हमें, तो उसमें जो आरोप हैं उनके बारे में पूरी सूचना नहीं रहती है। जब हम रिकॉर्ड मांगते हैं, तो वहाँ पर विभिन्न स्तरों पर उसको रिकॉर्ड देने में देरी हो जाती है, और एक बार इंक्वायरी एंटी करप्शन ब्यूरो को जाने के बाद, फिर एक तरह से कहें कि विभाग फिर उसमें जिम्मेदारी से क्योंकि मुक्त हो जाता है, और वो जिम्मेदारी हमारी बन जाती है, तो उसके बाद फिर वो कॉपरेशन सब बराबर नहीं करते। तो वो एक बड़ा कारण रहता है। और कई ऐसी जांच होती हैं जो एक ही जांच में पूरे प्रदेश के सैकड़ों अलग अलग इंस्टेंसेस होते हैं, हर ज़िले के, तो उनको एक जांच को पूरा करने के लिए वास्तव में हमें 22 या 23 बड़ी जांच करनी पड़ती हैं। कुछ ऐसी जांच भी आई, जैसे एक विभाग की 10 साल की पूरी वर्किंग पूरी स्टेट में, वो एक सिंगल जांच में हमें दे दी गई थी 2012-13 में। अब ऐसे ही एक पूरे विभाग की फंक्शनिंग को उसने अगर 10 स्कीम इम्प्लीमेंट करनी है, 10 की 10 स्कीम और 22 के 22 ज़िलों में देखनी है, तो ये मान के चलें, और वो कई वर्ष की देखनी है, तो मान के चलें कि वो एक जांच दर्जनों जांचों के बराबर है, इतना काम उनमें करना पड़ता है। तो ये सारी, ये एक पुरानी जांच है, बागवानी विभाग की जांच थी, तो वो, लेकिन ऐसी बहुत सारी जांच आती हैं।
अब खेल विभाग की भी बीच में एक वो आई, उसमें 5500 के करीब इंस्टांसेस। हॉर्टिकल्चर वाला जो इशू है वो आपने जांच कर दी, लेकिन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की क्योंकि सब्सिडी तो वो नहीं, ये अलग मुद्दा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अलग मुद्दा है। जैसे ये इस पे क्योंकि ये ऐसा छप रहा है कि भी सीबीआई की तरफ से केंद्र सरकार से है कि जांच से हम सहमत नहीं है, कुछ जांच हमने एसीबी ने की भी थी कोई इसकी हॉर्टिकल्चर नहीं, की? हमारे नहीं ये हमारे पास जांच जो बागवानी विभाग की है वो पुरानी है। नहीं, ये जांच हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास हमने जांच ही नहीं की, नहीं, हमने ACB ने जांच नहीं नहीं हमारे पास नहीं। Sir, do you have any plans to take up these issues with the government की जी जहाँ पे सैंक्शन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, डिपार्टमेंट काम कर रही है? सैंक्शन के विरुद्ध जो प्रॉब्लम आती है वो समय समय पर राज्य सरकार के लेवल पे उसको रिव्यू किया जाता है, और जो विभाग जहाँ से कोई भी डिले हो वो उनको राज्य सरकार से आदेश होते हैं और उनको जल्दी किया जाता है। सैंक्शन में एडमिनिस्ट्रेटिव कोई पेंडेंसी छोटी होती हैं, बहुत ज़्यादा पेंडेंसी नहीं है। और बाहर बोर्ड लगाया होता ऑफिसर्स के कि मोबाइल लेना अंदर मना और ले लेते हैं ना, तो रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे सर, प्रूफ कैसे करेंगे? हाँ, यही है जो, इसीलिए तो आप हीरो हैं कि आपने फिर भी की। सर जितने पब्लिक सर्वेंट गिरफ्तार हुए हैं, क्या उनका सर्विस ट्रैक रिकॉर्ड एक बार जांच की गई है उस पर कि इससे पहले वो रिश्वतखोरी के आरोपों में कब सस्पेंड हुए, कब गिरफ्तार हुए, या कोर्ट के आदेशों से बरी होकर के दोबारा सर्विस में आए, ऐसा कोई जांच की गई? हमारा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का जो रोल है वो अपने केस तक सीमित रहता है, और जो जांच हमें रेफ़र करते हैं उस तक सीमित रहता है। जो विभाग है, जिस विभाग में वो कर्मचारी काम करता है, उस विभाग के अध्यक्ष और उनके जो सचिव हैं और मंत्री हैं जो इंचार्ज, उनकी, उस विभाग के जो सीनियर अधिकारी, उनकी जिम्मेदारी है कि ये पूरा रिकॉर्ड देख करके जो उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट भी बनती है और समय समय पर उनकी प्रमोशंस भी होती हैं, उनमें भी उनका पूरा रिकॉर्ड जांचा जाता है, और विभागीय कार्रवाई करने की भी जिम्मेदारी उन्हीं की है। और ये सब चीज़ें संबंधित विभाग देखता है। और जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हमारे अगर नोटिस में कोई चीज़ ऐसी आती है वो हम उनके ध्यान में ज़रूर लेकर के आते हैं। ये सब एक विषय बड़ा गंभीर तरह विधानसभा के अंदर एक आरोप गया लीडर ऑपोजिशन में, एक बहुत बड़ा इशू आया था हरियाणा का HPSC का, जिसमें 1 करोड़ 6 लाख रुपए के साथ डिप्टी सेक्रेटरी पकड़ा गया। अब वो तथ्य क्योंकि केवल आज हम आपके सामने बैठे हैं और इसलिए आपसे पूछ सकते हैं, तो एक विधानसभा में कहा था कि व्हाट्सएप की चैटिंग दिखाई दी, कोई किसी ने किसी कंप्लेंट को जो डिप्टी सेक्रेटरी पकड़ाया था उन्होंने किसी का नंबर बताया था लीडर ऑपोजिशन ने, वो किसका था, क्या वो ऐसी चैट थी या नहीं थी? हम केवल इतना जानना चाह रहे हैं कि वास्तविकता है उस चैट में। हाँ, ये सारा बहुत डिटेल में इन्वेस्टिगेट हुआ वो केस, और उसमें जितनी भी कड़ियाँ थी हमने सारी, वो एक यूनिक केस है कि भाई वो ट्रैप केस 24 घंटे तक चलता रहा, उसमें हम उसको कॉन्फिडेंशियल रखने में कामयाब रहे, और 3 अलग अलग जगह उसमें रिकवरीज हुई, और 3 करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट उस एक ट्रैप केस में हम रिकवर कर पाए। तो बहुत बड़ा केस था, और उसका जहाँ तक भी उसके तार जुड़े हुए थे उन सब को हमने इन्वेस्टिगेशन में लेकर के आए, और वो सब गिरफ्तार हुए। और उसमें इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हुआ कि जो उप सचिव स्तर के अधिकारी थे वहाँ तक भ्रष्टाचार के तार जुड़े हुए थे, उसके अतिरिक्त किसी भी और लोक सेवक का कोई भी रोल इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया। बहुत थॉरो इन्वेस्टिगेशन हुई, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी सारा देखा गया, और व्हाट्सएप चैट्स और जो सारी चीज़ें देखने के बाद जो लोग उसमें चार्जशीट हुए तो वही सच्चे सही एक्यूज़ थे। उसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन में नहीं निकला। और जो भी, अगर विधानसभा से भी हमें जो प्रोसीडिंग्स मिली उनकी भी पूरी जांच की गई, और हमारी जो फॉरेंसिक डिजिटल फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करके जो लैब हमारी देती है रिपोर्ट, उनकी लैब में भी कोई भी ऐसी चैट हमें नहीं मिल पाई जिससे हम किसी भी और दूसरे व्यक्ति को जोड़ सकें। तो जिन जिन के विरुद्ध कार्रवाई बनती थी उनके विरुद्ध पूरी कार्रवाई की गई है, और राज्य स्तर के उस पर अब ट्रायल में है वो केस, आप जानते हैं। और राज्य सरकार ने भी एक प्रोएक्टिव एक्शन लेते हुए उप सचिव स्तर के जो अधिकारी थे उनको बर्खास्त कर दिया है। जो सक्सेस रेट है 47% आप कह रहे हैं, उस टाइम जैसे हो जाते हैं कंप्लेंट, तो इसका कुछ मैकेनिज्म आगे के लिए कुछ कर रहे हैं? हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे हमने उससे ये स्टडी करने का मकसद ही ये था कि हम ये देखें कि क्या क्या ऐसे कदम हैं जो हम उठा सकते हैं
इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जिससे ये समस्या ना आए। और यदि कोई कंप्लेनेंट या गवाह अपनी गवाही से मुकरता है तो भी अदालत के पास पुख्ता सबूत हों कि वो सही निर्णय उसमें दे सकें। तो इसी कड़ी में हमने अपना एक एविडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। वो हमारी एप्लीकेशन हमने अपनी बनाई इन हाउस, जिसमें जितना भी डिजिटल एविडेंस है उसको अच्छे से प्रिजर्व करने का प्रावधान है। कोई भी हम इंसिस्ट करते हैं कि इसमें जितने भी हमारे मुख्य गवाह हैं उनकी गवाहियाँ हम ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी करें। कंप्लेनेंट शुरू में जब हमारे आते हैं तो उनको हम अपने हाथ से हस्तलिखित दरख्वास्त ही लेते हैं और उनकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है और उसके अलावा अदालत में भी उनके बयान करा दिए जाते हैं। तो माननीय अदालत में जो बयान होते हैं उससे मुकरना आसान नहीं है। अदालतें फिर उसमें परजरी की कार्रवाई करती हैं, तो वो एक बड़ा डेटरेंट है। तो वो भी हम सारे कदम अब उठाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जब ये सभी केस ट्रायल में जब आएंगे और जो गत वर्ष किए हैं ये लगभग 2 साल के बाद हमारे ट्रायल में आने चाहिए और इनके फैसले लगभग 3 साल के बाद आने शुरू होंगे, तो हमारी ये जो कन्विक्शन रेट है वो बेहतर होगी। जो स्पोर्ट्स वाला 5500 लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच वो उन तक नहीं हुई है, उससे भर्ती भी रुकी है कुछ शब्द जो जिसकी। हाँ, नहीं, उसमें करीब उस वक्त के डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी हमारे साथ बैठे हैं और क्योंकि जांच भी इन्हीं के पास है, तो मैं पंकज जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस बारे में। वो जांच बिल्कुल अंतिम स्टेज पर है और पूरी हो चुकी है, तो अगले 1 महीने के अंदर पूरी करके वो सरकार को भेजेगी। सर अभी जो आपने तथ्य बताए और 2023 के, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सबसे करप्ट जिला और सबसे भ्रष्ट जो डिपार्टमेंट आपको कौन सा लगता है? देखिए, ऐसा कोई भी जैसे मनोविज्ञान में एक बात कही जाती है कि बायस्ड माइंड से कभी काम नहीं करना चाहिए। नहीं, वो इंसान सब बराबर हैं। वो किसी को मौका कम लगता है, किसी को ज़्यादा लग जाता है, कहीं ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है तो वहाँ पे अमाउंट बढ़ जाते हैं। पर जो मानसिकता है हमें उस पर जाना चाहिए। मानसिकता जिसकी भ्रष्टाचार की है वो भ्रष्टाचार रेगिस्तान में भी करेगा और जो सही है वो किसी भी बड़ी पद पर रहने के बावजूद भी ठीक रहेगा। एक तो पुलिस भी करप्शन की केसेस दर्ज करती है विधानसभा में, जैसा रिकॉर्ड जी। है। अब क्योंकि डीजीपी भी आप हैं, तो क्या वो पुलिस वाला काम अब एसीबी की तरफ ज़्यादा है या पुलिस भी करती रहेगी पैरेलल में? नहीं, वो भी करेंगे जी। वो तो लॉ में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को जो अख्तियार मिले हुए हैं और जो जिम्मेदारियां मिली हुई हैं वो अपना अपना काम बखूबी निभाएंगे। अगर कोई कंप्लेनेंट पहले लोकल पुलिस के पास जाता है तो वो कार्रवाई करेंगे और अगर वो हमारी हेल्पलाइन एसीबी की हेल्पलाइन का इस्तेमाल करके एसीबी के पास आता है तो एसीबी उसमें कार्रवाई करेगी। सर जो ट्रैफिक पुलिस कई जगह रास्तों में बनती है, पता नहीं कोई जानकारी आई कि नहीं है आपके? मुझे लगता है कि थोड़ा भ्रष्टाचार वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि वो रुकते हैं और आपसे कागज देते हैं, फिर उसके बाद वो कोई लगे याद नहीं है। नहीं, मैं तो इसमें यही कहूँगा कि हम जब भी ये तो आरोप ज़रूर लगाने चाहिए पर हम उसमें कंप्लेंट करें। इसीलिए क्योंकि कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो में या पुलिस में भी एंटी करप्शन लॉज के तहत तभी हो सकती है जब कोई व्यक्ति शिकायत करे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो है वो हो सकता है सोर्स रिपोर्ट के आधार पर भी, लेकिन अगर ऐसा कोई पुख्ता आपके पास कोई भी रिकॉर्डिंग, कोई एविडेंस, कुछ भी है, आप कृपया शेयर करें। चालान की रकम से मांगी गई रकम बहुत कम होती है ना सर, तो आपको लगता है कि मुद्दे की गिरफ्तारी? नहीं, वो तो फिर लालच तो देखिए किसी भी स्तर पर बुरा है, चाहे वो दोनों तरफ का, देने वाला भी दोषी है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और